A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस आईनेट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। हमारे इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जाना होगा वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जो चली थी 1939 से 45 के बीच में। इस वक्त दो पावर उभर के आई थी, वो थी एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में तीन नाम थे, जर्मनी, इटली, जापान, और एलाइड पावर में थे यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड चाइना। अब इसमें हमारी कहानी में आज तीन नाम बहुत फोकस बनाएंगे, मतलब तीन कंट्रियों के नाम बहुत फोकस बनाएंगे, वो है जर्मनी, जापान एंड रशिया। अब आपको पहले एक बात समझनी होगी कि रशिया पहले इस टीम में नहीं था, पहले वो कहीं नहीं था, वो न्यूट्रल था। वो तब तक न्यूट्रल था जब तक उस पर हमला नहीं करा गया जर्मनी के द्वारा। अब जरा इस बात को आपको याद रखना है। अब आगे हम चलते हैं आगे। अब 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई सेकेंड, तो इंडियंस को इसमें धकेल दिया गया। इस बात से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए कांग्रेस के वर्धा सेशन में। इसमें गांधी जी ने कहा कि जो हिटलर कर रहा है वो गलत है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें अपनी फ्रीडम मूवमेंट के साथ ध्यान में देते हुए हिटलर जो ये कर रहा है उसका भी विरोध करना चाहिए। सुभाष चंद्र ने कहा कि देखिए, जो हिटलर कर रहा है वो तो गलत है ही, पर जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया है वो भी गलत है। और सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर मानना था कि यहाँ पर नॉन वॉयलेंस से अब लड़ाई नहीं जीती जा सकती, हमें वॉयलेंस का सहारा लेना ही होगा और तभी हमें आजादी मिलेगी। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम आगे चलें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं पहले। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, जिसे आज की तारीख में हम IAS कहते हैं। उसके बाद उन्होंने देश की आजादी के लिए उसे रिजाइन कर दिया था। वो CR दास को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी का फाउंडेशन किया था। उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो थी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब कौन इंसान होता है? वो इंसान जो लोगों के लिए काम करे। मतलब अगर देश आजाद होगा तो वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो लोगों के लिए काम करे, उस आइडियोलॉजी को कहते हैं सोशलिस्ट। यहां से उनका जो एक हमेशा एक थोड़ा स्लाइटली मूवमेंट रहता था, वो था इंक्लिनेशन रहता था, वो था लेबर्स के लिए, वुमेन्स के लिए एंड दलित्स के लिए। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो उनका हमेशा सहयोग करते थे, मदद करते थे, जो सुभाष कह रहा है वो सही कह रहा है, और उनको एक टाइटल दिया, वो था देश नायक। अब यहां से आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1949 में सोवियत यूनियन भाग गए। भागे नहीं कहूंगा, मतलब गलत निकल गया मेरे मुंह से, हम कहेंगे वो चले गए वहां पर। और वो कैसे चले गए, उनकी कहानी कैसे थी कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं वो हर वक्त अरेस्ट होते रहते थे। वो एक बार अंग्रेजों से छुपकर बिहार के रास्ते से सोवियत यूनियन चले गए। रीजन ये था क्योंकि जो सोवियत यूनियन था वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर चलता था और उनको इसी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करना था इंडिया में। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं रशिया हमारी मदद करेगा, सोवियत यूनियन हमारी मदद करेगा। वो वहां पर पहुंचते हैं तो पता लगता है तो सोवियत यूनियन तो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया, क्योंकि उस पर जर्मनी ने हमला कर दिया। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। वो यहां से जाते हैं जर्मनी। जर्मनी में मदद मांगना चाहते हैं, बट वहां पर कुछ ज्यादा खास मदद नहीं हो पाती। वो यहां से पहुंचते हैं जापान। जब वो जापान पहुंचते हैं तो अपना आइडिया वो समझाते हैं जापानीज को, और जापानीज उनकी बात मान लेते हैं। और वहां पर क्या करते हैं, जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर में प्रिजनर ऑफ वॉर बने होते हैं, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर रहे होते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जापान में। वहां से कहानी आगे बढ़ते हुए इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडेशन की बात आती है। इंडियन नेशनल आर्मी की अगर बात करें तो ये फाउंडेशन मेनली मोहन सिंह ने की थी, और इसका सहारा मतलब इसका साथ दिया था रास बिहारी बोस जी ने। अब जब ये रास बिहारी बोस उनका साथ दे रहे थे, तभी सुभाष चंद्र बोस इनसे मिलते हैं सिंगापुर में, और इसका नाम रखते हैं आजाद हिंद फौज। अब इस आजाद हिंद फौज में पहले जो थे, मैंने से बताया, कैप्चर सोल्जर्स और इंडियन रेसिडेंट आकर मिल गए, और इन्होंने यहां पर अपनी सब कुछ दांव पे लगा दिया कि इस आजादी के नाम पर हम सब कुछ नौछावर कर देंगे। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। सुभाष चंद्र बोस एक स्लोगन देते हैं, वो है जय हिंद, जो आजकल इंडियन आर्मी में बहुत ही ज्यादा सुना जाता है। इसके बाद वो कहते हैं, जापान की जो गवर्नमेंट होती है उनसे कहते हैं कि ये जो आर्मी है ये एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है। प्रोविजनल मतलब एक टेम्पररी गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है, और इस बात को जापानीज एग्री करते हैं। और यहां से इन्वेजन शुरू होता है जापानीज के साथ बर्मा में, मतलब आज के म्यांमार में। और यहां पर जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं वो एक और स्लोगन देते हैं, वो है दिल्ली चलो लाल किले पे झंडा फहराएंगे।
वो इंडो बर्मा बॉर्डर क्रॉस करते हैं और इम्फाल में जाकर उनको ब्लॉक कर दिया जाता है और यहाँ पर उनकी हार हो जाती है। जापान भी यहाँ पर हार चुका होता है 1944 से 1945 में उनकी हार हो गई। आईएनए के जितने भी सिपाही होते हैं वो कैप्चर्ड हो जाते हैं या डिफीटेड हो जाते हैं और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस स्केप हो जाते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। यहां से कहानी आगे बढ़ती है कि जो आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के सिपाही होते हैं उनमें 3 बहुत प्रमुख नाम होते हैं। वो है प्रेम सहगल, शहाज नवाज खान एंड गुरदास सिंह धिल्लोन। देखिए ये हैं गुरदास सिंह धिल्लोन, ये हैं प्रेम सहगल जी एंड ये हैं नवाज खान साहब। अब यहां पर इन लोगों पे अंग्रेज एज अ ट्रेटर मतलब देश के दुश्मन के नाम पर इन पे ओपन ट्रायल करते हैं, मतलब दुनिया को पता लगे तो रेड फोर्ट पे ये ट्रायल करा जाता है। पर जो हमारे देश के वासी होते हैं इंडियंस, उनको वो नेशनल हीरो दिखते हैं कि इन्होंने अपनी हमारे देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और इसके बिहाफ पर एक मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है ऑल ओवर इंडिया में कि इनका ट्रायल रोक दिया जाए। अब जब ये ट्रायल रोकने की कोशिश करते हैं, जब हिंदुस्तानी इस ट्रायल को रोकने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट से संभाला नहीं जाता और वो क्या करते हैं, इन तीनों को आजाद छोड़ देते हैं कि जाओ। यहां से कहानी खत्म होती है वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। ब्रिटिशर्स यूएसए इन सब लोगों की जीत हो जाती है। जापान जर्मनी इटली हार जाते हैं। यहां से आगे कहानी क्या आगे चलती है, यहां पर गांधी जी इन लोगों को एक नाम देते हैं, वो होता है प्रिंस अमोंग पैट्रियट्स। और प्रिंस अमोंग पैट्रियट का मतलब क्या होता है कि ये राजकुमार है सभी देशभक्तों में। अब इनके नाम पर कुछ चीजें भी होती हैं, जैसे 12 नवंबर को आईएनए डे बनाया जाता है, फिर 5 से 11 तारीख जो एक पूरा वीक है उसको आईएनए वीक के तौर पे बनाया जाता है और इसके नाम पे ही प्रोटेस्ट भी किया जाता था। अब यहां से आगे चलते हैं। अगला है रेन म्यूटिनी 1946। जब देश के बाकी सिपाहियों ने देखा, मतलब कुछ इंडियन नेवी में भी सर्व कर रहे हैं, कुछ इंडियन एयरफोर्स में भी सर्व कर रहे हैं, कुछ पुलिस में भी सर्व कर रहे हैं, उन सब ने देखा कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसके जो सिपाही थे उन्होंने जो विद्रोह किया वो देशभक्ति का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इस बात से इंस्पायर होके जो रॉयल इंडियन नेवी थी उस टाइम में, जो इंडियन नेवी हुआ करती थी उसको रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था, उसके जो सेलर होते हैं जिनको उस टाइम में रेटिंग कहा जाता है, टर्म होता है रेटिंग, हम आज की तारीख में कहते हैं सेलर, तब उन्हें कहा जाता है रेटिंग, वो लोग विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह किस बात पे करते हैं कि अंग्रेज हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और ये बहुत बड़ी वेव बन जाती है और पूरी रॉयल इंडियन नेवी में ये विद्रोह बहुत बड़ा रूप ले लेता है। अब जब ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो वो जो विद्रोह करते हैं वो हंगर स्ट्राइक फॉर्म में करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो मारपीट करना शुरू कर देता है, ऐसा कुछ बहुत ही नॉन वायलेंस वाला रिवोल्ट होता है। बट इन्हें कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है गांधी जी से या मुस्लिम लीग से। गांधी जी का तो मानना यह था कि अगर आर्मी लोग रिवॉल्ट करेंगे तो देश के लिए एग्जाम्पल क्या सेट होगा, तो इस वजह से उन्होंने इनका कुछ साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग के कुछ अपने कारण थे, उन्होंने इस वजह से अपना साथ मतलब इन लोगों का साथ नहीं दिया। तो यहां तक होती है कहानी खत्म और इन लोगों की जो म्यूटनी होती है दबा दी जाती है। बट इससे क्या होता है, इस म्यूटनी के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस और बाकी जिस जिस डिपार्टमेंट में इंडियंस काम कर रहे थे सब रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जिस फाउंडेशन पे पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार काम कर रही है वो वीक हो गई, उसकी रूटें कटने लगी हैं। तो अब क्या होगा कि पूरी सरकार टूटने लगेगी और यहां से उनका काल खत्म हो रहा है। साल है 1946, देखिए रेन म्यूटनी है ये, और अगले साल ही आजादी मिल जाएगी। तो यहां होता है सुभाष चंद्र बोस के आईएनए का एंड। अगर आपको इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो करो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि खाली कंसेप्ट समझ के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको पास्ट ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे। जितने पास्ट ईयर पेपर लोगे उतना कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। तो ये 3 किताबें हैं, एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, 10,000 एमसीक्यू जनरल स्टडी दिशा पब्लिकेशन की, एंड लूसेंट की है जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव। इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं लेता हूं आपसे विदा। वीडियो बहुत अच्छी लगी तो ये आपको पता ही क्या करना है, कर दीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी तो खाने पे इनवाइट कर दीजिएगा। मेरे कोई मैसेज हो तो हैशटैग वार्षण करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।